तो हम लोगों को आज का जो टॉपिक है ये डीएनए के ऊपर डिपेंड है। और डीएनए का जो टॉपिक है तो जीन से रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। हमारे सिलेबस के अंदर में सीधे चैप्टर के अंदर में चेज एक्सपेरिमेंट के बाद में सीधे डीएनए पैकेजिंग दिया है। लेकिन डीएनए पैकेजिंग को समझने के लिए सबसे पहले डीएनए क्या होता है ये समझना हमको क्या है जरूरी है। और डीएनए जब बनता है ना वो जीन से मिलके बनता है। तो जीन का हम लोग कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है जीन का, जीन किसे बोलते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो गाइस सबसे पहली बात तो डीएनए हो ये जीन है क्या? तो जीन इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। एक छोटा सा सेगमेंट है, एक टुकड़ा है, किसका? फ्रैगमेंट है, सेगमेंट है, एक टुकड़ा है, किसका? डीएनए का। मतलब डीएनए का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, छोटा यूनिट, डीएनए का एक छोटा यूनिट। आपको पता है ना, आपने अगर देखे होगे तो जनरली आपने कोई माला देखे, माला देखे हो, फूलों की माला बनाया होगा कभी जिंदगी में? आपने बनाया होगा ना फूलों की माला। तो फूलों की माला जब आप बनाते हो तो लिटिल 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 छोटे छोटे या मोटे मोटे, छोटे छोटे या मोटे मोटे फ्लावर्स कंबाइन करके क्या बनाते हो? पूरी एक माला बनती है। उसी प्रकार से छोटे छोटे जीन के सेगमेंट से मिल के क्या बनता है? तुम्हारा पूरा डीएनए बनता है। समझ में बात आ रही मैंने क्या बोला? तो वैसे उसे उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो देख लेते हैं ऐसा हमने लिखे या नहीं लिखे। तो देखो गाइस, जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन एक क्या है बोले? यूनिट मतलब एक ऐसा भाग है कि जो किसका? इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस मतलब अनुवांशिक, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होने वाला, क्योंकि जीन ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड व्हिच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। जो ट्रांसमिट होते हैं बोले वन जनरेशन टू अदर, मम्मी पापा से बच्चों में, एक पेरेंट प्लांट से न्यू प्लांट्स में। समझ में आता है? तो इनका क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। और जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जीन एक सेगमेंट, एक टुकड़ा, एक भाग है, किसका? डीएनए का। दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन मतलब इंफॉर्मेशन, सूचनाएं प्रोवाइड करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन और पर्टिकुलर टाइप ऑफ आरएनए। मतलब एक प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, आरएनए के सिंथेसिस के लिए जनरली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? डीएनए का। क्योंकि आपको पता है डीएनए कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इनटू द एमआरएनए एंड एमआरएनए कन्वर्ट, या आरएनए बोल सकते हैं, नॉर्मली आरएनए बोलेंगे, एंड आरएनए कन्वर्ट इनटू द प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन आल्सो ऑकर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब चीजें हमने पढ़े और इस चीज को हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। जो चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं हम इसके बारे में, चैप्टर में आगे डिस्कस करने वाले सेंट्रल डोग्मा के बारे में, ठीक है? तो जब डिस्कस करना है तब करेंगे। लेकिन अपने को इतना पता है कि डीएनए से शुरुआत होती है किसके फॉर्मेशन की? प्रोटीन की। और प्रोटीन हमारे बॉडी में एंजाइमेटिक रोल भी प्ले करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर में बॉडी बिल्डिंग के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमारी बॉडी जो बिल्ड होती है, ये बॉडी बिल्ड होना डिपेंड किसके ऊपर है? प्रोटीन के सिंथेसिस के ऊपर। अगर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगा तो बॉडी बिल्ड अच्छे तरीके से नहीं होगी। एग्जांपल में देख लो। तो इस तरीके से अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम लोग इसको समझने के लिए हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोटीन को सिंथेसिस के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने वाला एक छोटा सा सेगमेंट डीएनए का, उस सेगमेंट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? जीन बोलेंगे। या फिर ऐसा नहीं बोलना तो ऐसा बोल सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज, ऐसा भी एक डेफिनेशन हो सकती है इसकी। कैसी? सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक डीएनए का सेगमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर। मतलब किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जाने के लिए जाता है और जाने के साथ साथ उस कैरेक्टर का या ट्रेट को क्या करता है? एक्सप्रेस करवाता है उस अनदर जनरेशन में। वैसा एक डीएनए के सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। और जीन जो मिलके बनता है न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो मिलके बनता है वो न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलके बनता है। एक तुम्हारा शुगर, पेंटोज शुगर। दूसरी बात आपको वहां पर क्या हो जाएगा? फॉस्फेट का ग्रुप, जो फॉस्फोरिक एसिड से हम क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। और तीसरा नाइट्रोजन बेसिस। दो टाइप की नाइट्रोजन बेसिस होती है, प्यूराइंस, पायरिमिडाइंस। प्यूराइंस में से दो होती है, एडेनाइन, गुआनाइन। और पायरिमिडाइंस में डीएनए में दो प्रकार की होती है, थायमाइंस और साइटोसाइन।
समझ में आता है। तो हमेशा प्यूराइन पायरिमिडाइन के साथ में क्या करता है, बॉन्ड करता है, पेयर करता है, बेस पेयरिंग, नाइट्रोजन बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग मतलब नाइट्रोजन बेस की पेयरिंग, क्योंकि आपको पता है ना इस तरीके से पेयर्स बनती है। डीएनए इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पर देखो कि जिस तरह एडेनाइन है डबल बॉन्ड बॉन्ड्स विद द थायमाइन, और अगर मान लो साइटोसाइन ट्रिपल बॉन्ड बाय द ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड्स विद द गुआनाइन, तो ये क्या हो गया, बेस पेयर्स। समझ में बात आ रही। तो मैंने कही तो भी यहाँ पर इस हिस्टोन में बताया कि मैंने थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर, मतलब थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर मतलब बहुत लॉन्ग पार्ट हो गया। क्या हो गया, लॉन्ग पार्ट हो गया, बहुत लॉन्ग पार्ट। समझ में बात आ रही क्या, बेस पेयर मतलब कैसा होता है, किस लेंथ पे से निकालते बेस पेयरिंग में। समझ में बात आ रही उसकी लेंथ, तो ये बेस पेयरिंग। तो ऐसा ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। इससे कौन सा यूनिट जुड़ा है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे मिल मिल के एक स्ट्रैंड बनता है। क्या बनता है, स्ट्रैंड। और दो स्ट्रैंड आपस में बेस पेयर से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। समझ में बात आ रही, उससे बनता है तुम्हारा डीएनए। बात करेंगे बाद में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन इतना समझ लो कि जीन एक सेगमेंट है, किसका, डीएनए, और जिसके वजह से ही कैरेक्टर्स वन जनरेशन में जाते हैं और उनका क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, वो अपीयरेंस हमको वहां पर दिखाई देता है। तो जिस हिसाब से जीन होगे उस हिसाब से क्या होता है, हमारा एक्सप्रेशन होता है। आपने देखा होगा ना, जनरली हमारी शक्ल भी कहीं ना कहीं मिलती जुलती होती है। जैसे कहिए अगर तुम्हारी शक्ल अगर तुम्हारे पेरेंट्स से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भी हद तक क्या होती है, मिलती जुलती होती है। अगर रिगार्डिंग टू कलर कॉम्बिनेशन है ना, रिगार्डिंग टू द कलर कॉम्बिनेशन, रिगार्डिंग टू द अगर हाइट, रिगार्डिंग टू द बॉडी, है ना, ये सब कॉम्बिनेशन हमारे पेरेंट्स से क्या करते हैं, मैच करते हुए चलते हैं। क्यों, क्योंकि उनके जीन हमारे अंदर में आते हैं, तो उस हिसाब से हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। अब थोड़ा बहुत वेरिएशन इसीलिए आता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस हो जाती है। मॉम्स एंड डैड की तरफ से जब कैरेक्टर्स आते हैं तो क्रॉस होते हैं, तो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल। तो हर बार सिमिलर टाइप का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कम तो कभी ज्यादा, है ना। तो इस वजह से इसका एक्सप्रेशन में कितना एक्सचेंज हुआ उसके ऊपर में वो एक्सप्रेशन क्या होता है, डिपेंड करता है। और भी कुछ रीजन है कि कभी कभी म्यूटेशन भी हो जाता है, सडनली जीन का क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। सडनली जीन का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो म्यूटेशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला, पहले तो म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन के बाद में धीरे धीरे इवोल्यूशन भी हो सकता है, ऐसा भी एक चीजें हो सकती है। और ये सब खेल है किसका, जीन का, किसका, जीन का। हम पहले मंकी से लेकर के हम इंसान बनते तक बहुत सारे बॉडी में थोड़े से क्या हमारे जीन का चेंजेस है, और उस हिसाब से हमारी बॉडी क्या कर रही है, जीन के हिसाब से बिहेव करते हुए चल रही है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है शेमोर बेंजो। इन्होंने 3 चीजें बताए, 3 चीजें बताए कि डीएनए 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है, हाउ मेनी पार्ट्स में डिवाइड होता है डीएनए, 3 पार्ट। अब 3 पार्ट में बोले ऐसे 3 उसमें बड़े बड़े यूनिट है, बोले छोटे छोटे यूनिट तो हो गए बोले तुम्हारे सेगमेंट डीएनए, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े अगर मान के चलो तो 3 पार्ट्स में उसको क्या कर देंगे, बोले डिवाइड कर देंगे। पहला यूनिट होगा बोले उसको सिस्ट्रॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन। दूसरा म्यूटॉन और तीसरा रेकॉन। क्या बोला मैंने, सिस्ट्रॉन, दूसरा म्यूटॉन और तीसरा रेकॉन। ऐसे कितने यूनिट हो गए, बोले 3 यूनिट हो गए। और ऐसे 3 पार्ट में उसका क्या होगा, पूरा डिवाइडेशन होगा। तो बोले सबसे पहले तीनों का काम एक अपना अपना खुद का एक काम होता है, बोले वो अपने अपने वर्क करते हैं तीनों। जैसे हमारे बॉडी में है ना, बॉडी के ले लो, हाथ हमारा अलग काम करता है, पाँव अलग काम करते हैं, नाक अलग काम करते हैं, कान अलग काम करते हैं, मुंह अलग काम करता है। समझ में बात आ रही। वैसे ये जो डीएनए में होते बोले इनमें भी सारे वर्क डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इन 3 पार्ट में क्या किए गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो पहला जो होगा तो तुम्हारा जो सिस्ट्रॉन होगा, तो सिस्ट्रॉन का काम क्या है, सिस्ट्रॉन एक ऐसा पार्ट है डीएनए का, एक ऐसा यूनिट है कि जिसको हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट। और फंक्शनल यूनिट मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जाने वाले कैरेक्टर्स के, जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके जो जीन है वो कहां पर होंगे, सिस्ट्रॉन वाले पार्ट में होंगे। कहां पर होंगे, सिस्ट्रॉन। मतलब हेरिटेबल पोर्शन है, मतलब इनहेरिटेंस, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स जिस पार्ट की वजह से होता है डीएनए का, वो पार्ट है तुम्हारा कौन सा, सिस्ट्रॉन। दूसरा म्यूटॉन बोले ये म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी भी अगर मान के चलो कि इस पार्ट का काम क्या है, बॉडी में म्यूटेशन करवाना। कभी कभी बॉडी के एनवायरनमेंट के हिसाब से कभी कभी कुछ ना कुछ म्यूटेशन नेसेसरी हो जाता है। समझ में बात आ रही है। तो म्यूटेशन करवाना वो भी बहुत एक रिस्पॉन्सिबल, एक इंपॉर्टेंट काम है। तो म्यूटेशन अगर होता है बोले वो इस पार्ट की वजह से होता है, किसके वजह से बोले, म्यूटॉन। सडनली जो जीन में चेंज आते हैं तो कौन से पार्ट में आते हैं, डीएनए के म्यूटॉन में चेंज आते हैं।
और मतलब वो म्यूटेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और तीसरा जो होता है रेकॉन, ये रेकॉन वो चीज है कि जिसकी वजह से आज की डेट में मैं अपनी मम्मी जैसे नहीं दिखता ना पप्पा जैसे दिखता, मतलब क्रॉसिंग ओवर। कौन सा ओवर? क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर जिसकी वजह से हो रहा है, मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अगर कोई पार्ट से हो रहा है, वो कौन से पार्ट से हो रहा है? डीएनए के। किसकी वजह से होता है? डीएनए के रेकॉन की वजह से होता है। किसकी वजह से? रेकॉन। तो रिकॉम्बिनेशन से रेकॉन, म्यूटेशन से म्यूटॉन, और सिस्टोन फंक्शन से, किससे? फंक्शन से क्या आ गया? सिस्टोन आ गया। तो उनमें से मैं सबसे पहले डिस्कस कराना चाहूंगा किसको? सिस्टोन को। तो सिस्टोन एक यूनिट है, बोला किसका? फंक्शन इन डीएनए सिस्टम। डीएनए सिस्टम में अगर फंक्शन किसी से होता है तो किससे होता है? सिस्टोन वाले पार्ट से होता है। डीएनए का ऐसे कंसीडर कर लेने का कि डीएनए के ऐसे मान के चल गए, ये इतना हो गया सिस्टोन, इतना हो गया म्यूटॉन, इतना हो गया रेकॉन। क्योंकि सबसे छोटा कम भाग होता है तुम्हारा किसका? म्यूटॉन का। 1 या 2 ही बेस पेयर होते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं होते म्यूटॉन के। समझ में आता है? ये 1 या 2 ही बेस पेयर हो गए, ज्यादा कुछ तो म्यूटॉन का पोर्शन नहीं होता, स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है डीएनए का। समझ में आता है? तो गाइस इसमें सिस्टोन बहुत ज्यादा, मतलब थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है। समझ? सिस्टोन की फंक्शन, क्योंकि बॉडी में फंक्शन मतलब इनहेरिटेंस होना, ये बहुत बड़ा रोल है किसका? डीएनए का। सबसे ज्यादा पोर्शन वही पार्ट का होगा ना, कि जिससे इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस मतलब फंक्शन हो रहा है, तो फंक्शन किसका हो रहा है? सिस्टोन से हो रहा है ना, वही। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। ट्रेट मतलब एक किसी भी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन है, उसके करने के लिए पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक्सप्रेशन जो हो रहा है वो कौन से प्रोसेस की वजह से, कौन से पार्ट की वजह से हो रहा है? सिस्टोन की। इट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक सेगमेंट है किसका? डीएनए का। हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस। किसकी सिंथेसिस? पर्टिकुलर प्रोटीन और आरएनए। मतलब पर्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस होना या आरएनए का सिंथेसिस होना, ये कौन सी स्पेस से होता है? इस सेगमेंट से होता है, जिस सेगमेंट का नाम क्या है? सिस्टोन। मतलब सिस्टोन इज द जीन। सिस्टोन इज द जीन। आपको सिस्टोन, म्यूटॉन, रेकॉन 3 टाइप के क्या हो गए? जीन होंगे। समझ में बात आ रही? तो इसमें अगर देखोगे तो इट कैन बी सेवरल 100 बेस पेयर्स। कुछ 100 बेस पेयर्स क्या होता है? ये क्या होता है? लॉन्ग होता है। अब बेस पेयर्स आपको पता है, ज्वाइनिंग आपको मैंने जब ही बताया था बेस पेयर किस तरीके से होती है। तो ऐसा एक भाग है तुम्हारा कौन का? सिस्टोन। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर से और लिख लो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के। तो इसमें देखो दूसरा यूनिट जो है वो कौन सा है? न्यूटॉन है। सिस्टोन के बाद जिनके बारे में मैंने ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको पहले दी है, क्योंकि म्यूटॉन का मतलब क्या होता है? कि ये म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी अगर मान के चलो कि एकदम से अचानक से आने वाला बदलाव, तो वो म्यूटेशन जो होता है ना, अपने बॉडी में एक्सप्रेशन जो हो रहा है म्यूटेशन वाला, मतलब एकदम से बदलाव जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? कहीं ना कहीं बॉडी का हमारा जीन क्या हो रहा होगा? चेंजेस आ रहा होगा। जीन के स्ट्रक्चर में बोलो या जीन के कॉम्बिनेशन में बोलो, कुछ ना कुछ तो भी चेंजेस आ रहा होगा। उस पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई डीएनए का पार्ट है वो कौन सा है? न्यूटॉन। और ये बहुत इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब 1 to few, मतलब 1-2 चीज ऐसे ही कुछ होगी, ज्यादा इसमें न्यूक्लियोटाइड नहीं रहेगी। एंड इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैन अंडरगो म्यूटेशन। और एक ऐसा भाग है, एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा जीन है कि जिसके वजह से क्या होता है? अपने को बॉडी में म्यूटेशन। सर रिकॉल में पहले बता दिया रिकॉम्बिनेशन के लिए। रिकॉम्बिनेशन कब होता है? अपने बॉडी में जब रिकॉम्बिनेशन कब होता है बाबा? मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस, गैमेट का मियोसिस होना। एक सेल से 4 सेल बनती है, हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। आपको पता है ना, एक सेल से 4 हैप्लॉइड क्या बनते हैं? गैमेट बनते हैं। तो गैमेट वो बने, मियोसिस हुआ। तो मियोसिस होने के बाद में जनरली वो गैमेट क्या होते हैं? आपस में आकर के पेयरिंग बनाते हैं। बाद में क्या बनाते हैं? पेयरिंग। तो पेयरिंग बनाएंगे तो पेयरिंग करते समय पहले क्या होता है? पहले तो उसके पहले सिनेप्सिस होता है। सिनेप्सिस के बाद में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। इक्वल पेयरिंग बनती है पहले, और इक्वल पेयरिंग होने के बाद में ऐसे क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे, ऐसे क्या होते हैं? ऐसे इधर का क्रोमोसोम इधर, इधर का क्रोमोसोम इधर। तो यहाँ पर भाई ये क्रोमोसोम में जो डीएनए जो होता है ना, ये यहाँ क्रोमोसोम के अंदर में क्या होगा? डीएनए होगा। क्या होगा? डीएनए। ये भाग में जो जेनेटिक एक्सचेंज करवाने वाला भाग जो होता है वो होता है यहाँ पर कौन सा? रेकॉन वाला। कौन सा? रेकॉन। रेकॉन से मटेरियल वन जनरेशन वन डीएनए टू कहा जाता है अनदर डीएनए, मतलब 1 क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम। तो मतलब एक्सचेंज जो होने वाला पोर्शन है वो पोर्शन किसका है? हमारा रेकॉन का, मतलब रिकॉम्बिनेशन वाला, मतलब वेरिएशन जो आ रहा है वो रेकॉन की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से? रेकॉन की वजह से क्या हो रहा है? वेरिएशन अपने को दिखाई देता है। ऐसे 3 टर्म्स
बेंजर सर ने बताया थे। और ये भी फ्यू टू मेनी बेस पेयर्स करके यहाँ पर होगा। फर्स्ट सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट अगर सिस्ट्रॉन, सेकंड नंबर का रेगॉन एंड थर्ड नंबर का न्यूरॉन। समझ में बात आ रही मैंने क्या बोला? ये ऐसे तीन बेंजर सर ने यूनिट बताए, ये इसको क्या बताया, सेगमेंट बताया कि जो कहाँ पाए जाते हैं और डीएनए के अंदर में पाए जाते हैं। और ये तीनों के वजह से ही पूरा कैरेक्टर का इनहेरिटेंस भी होता है, वेरिएशन भी आता है, एक्सप्रेशन भी होता है। और ये सब चीजें, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट बेंजर सर का। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब हम पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर, डीएनए का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। तो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए सबसे पहले डीएनए बनता किससे हमको पता होना चाहिए। तो डीएनए स्ट्रैंड से मिलकर बनता है। ये हमने 10th क्लास में पढ़े, कोलेटरल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह हमने सब 10th क्लास में पढ़े, स्ट्रक्चर ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन डीएनए जो बनता है तो ये दो जो स्ट्रैंड बने डीएनए के, ये जो स्ट्रैंड बने, ये जो दो स्ट्रैंड बने, इसका जो सबसे हर एक स्ट्रैंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट, वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनता है, पूरा एक स्ट्रैंड बनता है। ऐसे दो स्ट्रैंड आपस में मिल जाते हैं तो उससे पूरा क्या बनता है, डीएनए बनता है। बनता है कि नहीं बनता गाइस? अरे बनता है कि नहीं बनता? तो जस्ट लाइक एज उस माला के, फूल के माला के अंदर में एक फ्लावर होता है। मैं यहाँ पर वही एग्जाम्पल दूंगा, जैसे फूल के माला के अंदर में एक क्या होता है, फ्लावर होता है। उस फ्लावर, एक छोटा यूनिट जो है, उस फ्लावर से मिलके जैसे माला बनी, उसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड से मिलके क्या बना, स्ट्रैंड बना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है किसका, डीएनए के स्ट्रैंड का, वो कौन सा होता है, तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है ये हमको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले इसके लिए डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, इसके स्ट्रक्चर को हम पहले डिस्कस करेंगे गाइस। तो हम अभी हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इससे पहले इसको नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो हमको अभी डिस्कस करना है स्ट्रक्चर के बारे में। किसका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड यानी होता क्या, मैंने इससे पहले ही आपको बता चुका हूँ कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। तो सबसे पहले देख लो, तीन चीज़ों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला जो चीज़ है, इसके अंदर में शुगर होता है जिसको पेंटोस शुगर बोलते हैं, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप होता है, तीसरा नाइट्रोजन बेस होता है। तो इसके अंदर में शुगर का जो स्ट्रक्चर है, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पेंटोस शुगर है। ये क्या है, शुगर। ये बीच का जो, इसमें कार्बन कितने 5 है, हाइड्रोजन कितने 10 होते हैं, ऑक्सीजन कितने होते हैं 4। ऑक्सीजन कितने होते हैं 4 होते हैं। तो ऑक्सीजन बोल के 1 2 3 और यहाँ पर क्या होगा, ये 4, क्योंकि यहाँ OH ग्रुप था। समझ में आता है कि ये CH2OH मतलब क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उसको अपन बोल सकते हैं पेंटोस शुगर। क्योंकि OH यहाँ से हटा दिया, OH का रिप्लेसमेंट हो गया, इधर का भी OH का रिप्लेसमेंट होने की वजह से ये फॉस्फेट का ऑक्सीजन यहाँ पर आकर क्या हुआ है, अटैच हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या रहा होगा, OH रहा होगा। समझ में आता है? तो इस तरीके से पेंटोस शुगर जब ये फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो जाएगा और इस साइड में क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन बेसिस। 4 में से कोई भी, एडेनिन हो सकता है, थायमाइन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन, कोई एक ही होगा, कोई भी एक। तो उस चीज को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तो मैंने शुगर वही बताया, पेंटोस शुगर है, कार्ल डीऑक्सीराइबोज जिसको बोलते हैं C5 और O4। इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड एंड हैज पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर। एक पेंटागोनल क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर इसका होता है। आपको पेंटागोनल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। फॉस्फेट ग्रुप हम डिराइव करते हैं कहां से, फास्फोरिक एसिड से। H3PO4 इज द फास्फोरिक एसिड। वहां से फास्फेट के ग्रुप को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, लाएंगे। और इट हेल्प्स टू लिंक टू द न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग द स्ट्रैंड फॉर्मेशन। स्ट्रैंड फॉर्मेशन के समय पर लिंक करने के लिए एक दूसरे को, न्यूक्लियोटाइड को, ये फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। क्योंकि ये यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, फॉस्फेट का ग्रुप। उसके साथ में द फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू द 5th कार्बन, क्योंकि नाइट्रोजन बेस वाला कार्बन फर्स्ट होता है। क्या होता है, फर्स्ट, और ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5th। कौन सा कार्बन है, 5th कार्बन। तो ये 5th कार्बन को अटैच होता है। तो 5th कार्बन ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल बाय शुगर फॉस्फेट बॉन्ड या फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। शुगर फॉस्फेट बॉन्ड भी बोल सकते हो, या फिर उसको फॉस्फोइस्टर क्या बोल सकते हो, बॉन्ड भी बोल सकते हो। उस बॉन्ड से ये फॉस्फेट ग्रुप इस शुगर से क्या होता है, अटैच होता है। मतलब दिस बॉन्ड इज द फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शुगर फॉस्फेट क्या बोलेंगे।
अब तीसरा जो बच गया वो बच गया तुम्हारा कौन सा, थर्ड वन बच गया, ये क्या, नाइट्रोजन बेसिस। तो चलो हेडिंग दो, नाइट्रोजन बेसिस, सबसे पहले इसको क्लिक कर लो। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर के बारे में हमको क्या करना था, डिस्कस करना था। लास्ट टॉपिक बच गया था हमारा नाइट्रोजन बेसिस। तो नाइट्रोजन बेसिस मैंने 10वीं क्लास में आपको बताया बच्चों, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा, समझ बात आ रही है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस नाइट्रोजन बेसिस के बारे में ध्यान रखना है। तो दो प्रकार की नाइट्रोजन बेसिस होती है, एक प्यूराइंस होते हैं, दूसरा पायरीमिडाइंस होते हैं। प्यूराइन में डबल डबल रिंग आते हैं, डबल रिंग वाले को प्यूराइंस बोलते हैं और सिंगल रिंग वाले को पायरीमिडाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरीमिडाइन। अरे कुछ नहीं है, डबल रिंग वाले को प्यूराइंस और सिंगल रिंग वाले को क्या बोलते हैं, पायरीमिडाइन बोलते हैं। अब इसके अंदर में एक साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन। तो इसमें 5 टाइप की नाइट्रोजन बेसिस है, 2 टाइप में, 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, लेकिन कितनी है, 5। तो हमारे जो न्यूक्लियोटाइड में इन 5 में से कोई भी 4 ही प्रकार की पाई जाएगी। बात समझ में आ रही। डीएनए होगा तो डीएनए में क्या होगा, थायमाइन होगा, तो यूरासिल नहीं होगा। आरएनए में यूरासिल होगा तो थायमाइन नहीं होगा। समझ में आता है। तो ये थोड़ा सा क्या लिटिल क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो मैंने वही बताया कि नाइट्रोजन बेसिस 2 प्रकार की होती है, एडेनाइन गुआनाइन, दूसरा बताया पायरीमिडाइन, सॉरी प्यूराइंस 2 होती है, एडेनाइन गुआनाइन, पायरीमिडाइन 3 प्रकार की होती है, थायमाइन, साइटोसाइन और यूरासिल। आउट ऑफ दीज ओनली 2 एक स्ट्रक्चर के अंदर में पाए जाएंगे। समझ में आता है। तो थायमाइन का रिप्लेसमेंट यूरासिल है और यूरासिल का रिप्लेसमेंट थायमाइन। समझ में आता है। सब में साइटोसाइन होगा, गुआनाइन होगा और एडेनाइन होगा। मतलब हर एक प्रकार के अगर बात करोगे तो डीएनए और आरएनए 2 के अंदर में न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीएनए में और किसमें होते हैं, आरएनए में। वो आरएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड में यूरासिल दिखेगा तो थायमाइन में दिखेगा, और डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड के अंदर में थायमाइन दिखेगा तो यूरासिल नहीं दिखेगा। ये लिटिल डिफरेंस इनके बीच में का। और ये हमेशा फर्स्ट कार्बन को अटैच होते हैं, हमेशा कौन से कार्बन को अटैच होते हैं, फर्स्ट कार्बन को क्या होते हैं, अटैच। तो ऑक्सीजन का जो अपने से राइट और उसके खुद से लेफ्ट वाला कार्बन हमेशा फर्स्ट कार्बन होता है। कौन सा कार्बन होता है, फर्स्ट। और उससे नाइट्रोजन बेस अटैच होती है 4 में से कोई भी एक। तो दूसरे को कोई भी एक नाइट्रोजन बेस अटैच होती है तो वो आकर किस साथ में बॉन्ड बनाता है, डबल स्ट्रैंड बनता है। क्या बनता है, डबल स्ट्रैंड। समझ में बात आ रही, मैंने क्या बोला। तो इस तरीके से तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, स्ट्रक्चर। और एक चीज याद कर दूं, विदाउट फॉस्फेट ग्रुप से अगर ये स्ट्रक्चर है हटा दो तो इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। द न्यूक्लियोटाइड विदाउट द फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। 1 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इनमें कौन से कार्बन को अटैच होता है, कहाँ अटैचमेंट होता है, तो क्या क्या उसके कंटेनिंग होते हैं, कंपोजिशन कैसा होता है, या फिर इसके आपको 3 बेसिक यूनिट्स पूछ सकता है। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे बहुत सारे आ सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंस लगेगा। या फिर फिल इन द ब्लैंक्स एंड जेडब्ल्यू या नीट के अंदर, सॉरी नीट में होगा, जेडब्ल्यू में तो होगा ही। नीट के अंदर में आपको ये किसमें आ जाएगा, आपको एमसीक्यू वहां पर इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इन्वॉल्व है। नीट के अंदर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इन्वॉल्व है, इसको देख लेना। रिवाइज सिलेबस में इसका टॉपिक नहीं निकला है, ठीक है। ये टॉपिक अभी भी एज इट इज इन्वॉल्व है। समझ में बात आ रही मैं क्या बोला, तो इसको नोट कर लो एक बार।